नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने इस देश में गैर कांग्रेसवाद के नारे को विपक्षी दलों के लिए गैर भाजपावाद के नारे में तब्दील करके रख दिया। उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने इस देश की धर्मनिरपेक्षता यानी इस देश की गंगा जमनी तहजीब की जगह हिंदुत्व की एक नई रवायत को लेकर के सियासत में सामने आई और उस मॉडल के साथ सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल करती हुई जा रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने इस मॉडल के साथ काफी आगे बढ़ी, 282 और 303 सीटों का आंकड़ा भी पार किया। लेकिन क्या विपक्षी दलों को एक ऐसा काट मिल गया है जिस काट के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विपक्षी बेंचों पर बैठे हुई नजर आए? क्या विपक्षी दलों ने, खास करके कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ने का एक जो प्रयास किया है, क्या वो उस चुनाव में कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाएगा? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि जरा भारतीय जनता पार्टी के इस स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, सबको आश्चर्य में डाल देने वाले परफॉर्मेंस पर यदि ध्यान दे तो आपको मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाता हूं। और वो आंकड़े दरअसल हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले। अब आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनाव में 18.8% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 31.1% वोट मिले। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37.4% वोट मिले। यानी हिंदुत्व के नैरेटिव को गढ़ने के बावजूद जिस देश में 80% तादाद हिंदुओं की है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू वोटों को एकजुट कर पाने में कामयाब नहीं है तो आप मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इनविंसिबल हो, एक ऐसी पार्टी नहीं है जो अपराजेय हो। क्योंकि हिंदुत्व के नारे पर हिंदू एकता की बात करने वाली पार्टी यदि अपने चरमोत्कर्ष के दौर में इस देश के 80% हिंदुओं में से केवल 37.4% वोटों को एक जगह इकट्ठा कर पाने में कामयाबी हासिल करती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की एक विफलता है। जी हां, और यह विफलता मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल इस विफलता से ज्यादा विपक्षी दलों की विफलता है जिसने कभी 31% तो कभी 37% वोटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत की सत्ता सौंप दी। और यह बात मैं कैसे कह रहा हूं? कांग्रेस के प्रदर्शन पर आप नजर डाल सकते हैं, और कांग्रेस के प्रदर्शन पर यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनाव में 28.6% वोट मिले। और ठीक यदि 2014 की बात करें तो लगभग 9% की गिरावट है कांग्रेस के वोट बैंक में, 19.3% वोट मिले। और 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 19.5% वोट मिले। यानी 2014-19 में कांग्रेस का वोट लगभग बराबरी की स्थिति में रहा, लेकिन 2009 की तुलना में 9% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर किया था वो भी आपने देख लिया। लेकिन दरअसल सवाल यही खत्म नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर किया था। सवाल क्षेत्रीय पार्टियों के प्रदर्शन का भी है, जिस प्रदर्शन के बूते 1990 से लेकर के 2014 के बीच में, यानी तकरीबन 24-25 सालों तक इस देश में जो गठबंधन युग चला है, उस गठबंधन युग, जिस गठबंधन युग में न्यूनतम साझा कार्यक्रम की सरकारें हुआ करती थी, और उसी दौर में इस देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा हुआ करता था। अब आपको मैं बताता हूं कि इस देश के क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन पर यदि आप नजर डालें तो आपको भरोसा हो जाएगा कि इस देश के क्षेत्रीय दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। क्या है क्षेत्रीय दलों की स्थिति, जरा ये भी देख लीजिए। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, क्षेत्रीय दलों की स्थिति इस प्रकार है। 2009 में इस देश की रीजनल पार्टियों ने 37.2% वोट हासिल किए। जी हां, 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 और कांग्रेस को केवल 206 सीटें मिली थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में क्षेत्रीय दलों को 39.1% वोट मिले। जी हां, भाजपा को बहुमत जरूर मिला था, कांग्रेस का वोट घटा जरूर था, लेकिन बिहार, यूपी और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो पूरे देश के क्षेत्रीय दलों ने
बेहद उम्दा प्रदर्शन किया था, चाहे वो तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक हो जिसने 39 में 37 सीटें जीती थी, या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो जिसने पश्चिम बंगाल में 42 में से 34 सीटें हासिल की थी, और चाहे इसके बरक्स आप नवीन पटनायक की पार्टी को देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को देख सकते हैं, वाईएसआर की, ये केसीआर की पार्टी को आप देख सकते हैं। सबने अपने अपने राज्यों में बेहद उम्दा प्रदर्शन किया था। नवीन पटनायक ने तो 21 में 20 लोकसभा सीटें हासिल की थी। तो ये कारण था कि कांग्रेस के वोट बैंक में डिक्लाइन की वजह से, उसमें गिरावट की वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी केवल 31.1% वोटों के बूते 282 सीटों तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या भाजपा की सफलता को सिर्फ दलों के प्रदर्शन के पैरामीटर्स के आधार पर भी देखा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब नकारात्मक होगा। नकारात्मक इसलिए होगा क्योंकि इस देश में मंडल कमीशन के बाद, और मंडल कमीशन के बाद जिस प्रकार का आर्थिक दौर शुरू हुआ, उस आर्थिक दौर में भूमंडलीकरण के फेनोमेना ने एक नए तरह के भारत का निर्माण किया। उस मंडलीकरण और उस भूमंडलीकरण ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए तरह के टारगेटेड ग्रुप का इजाद किया, जिसको कि 2014 और 19 में बीजेपी और उसकी कोर टीम ने बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से, बेहद सफलतापूर्वक उसको अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की थी। और वो कौन से तबके थे, अब इस पर भी हम एक बार चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए कि आप यदि सबसे पहले बात की जाए तो आज की तारीख में हम बात कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वोटर की। हम 2019 के लोकसभा चुनाव का डेटा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2014 और 2019 में 14 के वोटों में तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी जो कांग्रेस के खिलाफ थी, लिहाजा हम 14 की चर्चा इस मामले में नहीं करेंगे। 2019 में यदि आप देखें तो एसटी वोटर्स, जो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं, उसे आप 49% वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, जबकि जो शेड्यूल कास्ट के यानी अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनके वोटों में तकरीबन 41% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे। अगर इसका माइक्रो एनालिसिस पर यदि आप जाते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या देश के दूसरे राज्यों में जहां भी क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं उनके वोटों में बेहद कम वोट भाजपा के पक्ष में गए हैं, लेकिन जहां भी हिंदू ट्राइब है वहां तकरीबन 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। जी हां, इसलिए आज की तारीख में यह कहना कि द्रौपदी मुर्मू के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट, कोई नया टारगेटेड ग्रुप मिल गया है, यह निश्चित तौर पर बेमानी है। लेकिन यही बात यदि ओबीसी वर्ग के दो सेगमेंट यानी डोमिनेंट ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की तरफ जाते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से आपके सामने आ सकती है। आप इसे भी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डोमिनेंट ओबीसी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुके हुए नजर आए थे। यदि 2009 की बात करें तो 22%, 2014 की बात करें तो 30% और 2019 की बात करें तो 41% डोमिनेंट ओबीसी के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे। जी हाँ, 2009 जब भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, तब दबंग पिछड़े वर्गों का, जो प्रभुत्वशाली पिछड़े वर्ग हैं, उनके वोटों का केवल 22% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन यदि आप बात करें 2014 की, जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक ओबीसी चेहरा सामने था, उस वक्त यह आंकड़ा बढ़कर 30% हो गया। और 2019 में जब नीतीश कुमार जैसे ओबीसी चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस वक्त यह आंकड़ा बढ़कर 41% हो गया था। जी हाँ, ये डोमिनेंट ओबीसी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार अपनी पैठ बढ़ाई थी, आप इन आंकड़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किन किन समीकरणों के बूते वहां तक पहुंचने में कामयाब रही थी। डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के लिए उसके पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा भी था, जिसने कि एक खास समुदाय के, एक खास वर्ग के वोट को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब बात 2019 की। 2019 में जो 41% वोट थे, उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का भी चेहरा था। उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ कहीं ना कहीं जाट आरक्षण को लेकर और जाटों के बीच जो एक ओबीसी वर्ग वाली फीलिंग जो कई राज्यों में भर गई थी, उसका भी मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ दिखा था। लेकिन यही बात यदि अति पिछड़ों यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की तरफ आती है तो वो आंकड़ा भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसे भी आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं। अति पिछड़े समाज की जहां तक बात है,
उस समाज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कोई बहुत बड़ी, यूं कहें कि मैजिक बुलेट वही हासिल किया था। और वो आंकड़ा 2009 में जहां 29% था, 2014 में वो 47% पहुंचता है, और 2019 में ये 61% पहुंचता है। यानी 9 की तुलना में 19 में तकरीबन 32% का जंप। और यही वो तबका है जिस तबके में नरेंद्र मोदी की सीधी पकड़ है। नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ी मास अपील जहां से मिलती है वो इन्हीं वोटरों से मिलती है, जो अति पिछड़े वोटर हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज के वोटर हैं। इनमें से ही नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, यूँ कहें कि आज की भाजपा को चाहे वो लाभार्थी चेतना वाली बातें हों, चाहे नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली बातें हों, जिसमें वो खुद को अति पिछड़ा बना लेते हैं, वो खासकर उत्तर भारत में आते हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा गेन किया, और इस वोट बैंक को जिन्होंने कार्व आउट करके बाहर निकाला था, उस वोट बैंक के रचयिता यानी कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर आगे राजनीति करने वाले नीतीश कुमार, मत भूलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से बाहर है। तो आने वाले समय में क्या नतीजा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब बात आकर के घूम फिर करके रुकती है अपर कास्ट के वोटर, यानी जो जनरल कैटेगरी, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के वोटर्स हैं। तो जनरल कैटेगरी के वोटर्स का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल कैटेगरी के वोटर्स के बीच यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने खास करके 2019 में जब सवर्ण आरक्षण दिया गया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जनरल कैटेगरी के बीच बहुत बड़ी पकड़ बनाई। इतनी बड़ी पकड़ जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि जितनी बड़ी पकड़ बनाई थी। और वही जनरल कैटेगरी का वोटर भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा दौर में भी, चाहे रोजगार के अवसर जितने कम हो गए हों, उसी जनरल कैटेगरी के युवा वर्गों में चाहे जितनी निराशा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाला कोई अगर तबका है तो वो जनरल कैटेगरी का वोटर है। और उस जनरल कैटेगरी के वोटर्स में जिस भारतीय जनता पार्टी की पहुंच 40% से नीचे थी, उस भारतीय जनता पार्टी की पहुंच 70% के आसपास जाती हुई 2019 में दिखी थी। जी हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और इस भारतीय जनता पार्टी को आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनावी सफलता 2014 और 19 में जो भाजपा ने हासिल की थी, वो किस प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग के बूते हासिल की थी। साथ ही यदि भारतीय जनता पार्टी को एक और पैरामीटर पर आप कसने की कोशिश करें, और ये पैरामीटर ज़्यादा मौजूद इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल लोग, चाहे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम रहा हो, अग्निपथ और अग्निवीर जैसी स्कीम्स का सवाल रहा हो, इन सब सवालों पर आज की भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जवाब दे पाने की स्थिति में दिखाई नहीं देती है। और ये कारण, ये इतना बड़ा कारण है जिसे यदि विपक्ष का नेतृत्व अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में मजबूत तौर पर दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और ये आंकड़े भी मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि युवा वर्ग यानी 18 से 25 साल का जो वोटर है, उसने भाजपा के पक्ष में 2019 में 44% पोलिंग की थी। जी हाँ, 44%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल वोट है 37%, उससे 7% ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। वो 18 से 25 यानी पहली बार के वोटर, उसमें बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने पोलिंग की। और यदि 26 से 35 साल के वोटर्स की बात करें तो ये 46% ऐसे वोटर हैं। यानी जॉब मार्केट में जो सबसे बड़ा तबका है 18 से 25 का और 26 से 35 का, इन तबकों में क्रमशः 44 और 46% वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई थी। जो आज की तारीख में, जब जॉब मार्केट में हालत इतनी बुरी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, और इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से पिछले 3-4 सालों में अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की गिरावट आई है, जो रिसेशन देखने को मिला है, और वो गिरावट, वो आर्थिक मंदी कोई वैश्विक आर्थिक मंदी का परिणाम नहीं, बल्कि भारत सरकार के अलग अलग समय में किए गए दुस्साहसिक एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। उससे जो पैदा हुई मंदी है, उस वजह से लोगों को झेलनी पड़ी है। तो ये बड़ा कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार युवाओं के वोट, यानी 18 से 35 के बीच के जो औसतन 45% युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखे थे, वो इस बार निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उनमें गिरावट बनी है। तो ये सारे आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों से इतर चल के जो आज की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनकी बात हम करते हैं। उन सामाजिक परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का राग अलाप दिया है।
वो जाति जनगणना जिस जाति जनगणना के बूते विपक्ष बहुत बड़ा सपना देख रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी को दक्षिण भारत में जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है वो स्पष्ट तौर पर जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक चाहे जिस राज्य के बूते हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, पश्चिम के राज्य हो, जहां वो 2004 और 14 में परफॉर्म करने में कामयाब रही थी, उनके बूते ही सही कांग्रेस का वोट प्रतिशत 25% से ऊपर जाता हुआ हर हाल में दिख रहा है। रही बात उत्तर भारत की, तो यहाँ जाति जनगणना जैसे मुद्दे हैं, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का ही एकता का मुद्दा है। और इन सब से बढ़कर जनरल कैटेगरी के रिसेंटमेंट और जनरल कैटेगरी में के वोटों को अपने पक्ष में भुना लेने की जो कला लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव में थी, उस कला का प्रदर्शन इस बार पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार की सदारत में जो जनता दल परिवार के दल हैं वो उत्तर भारत में करते हुए नजर आ सकते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण ये है, आप उत्तर प्रदेश की सीटों का एक खास सीट का मैं उदाहरण देता हूं, बलिया लोकसभा सीट का। बलिया लोकसभा सीट पर बिल्कुल अंतिम समय में नामांकन के अंतिम दिन एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया और वो उम्मीदवार लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गए थे। और कारण क्या था? क्योंकि बलिया लोकसभा सीट के स्थापित समीकरणों को से उलट परिसीमन के बाद की परिस्थितियों में से एक लूप होल अपने लिए देखते हुए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय को टिकट दिया और ब्राह्मण समुदाय के बीच में बलिया से अपना सांसद चुनवा लेने की एक मानसिकता घर कर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यदि ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट मैदान में उतरकर वोट नहीं काटे होते तो वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में होती। तो कमोबेश यही स्थिति है कि विपक्षी दलों को खासकर हिंदी हार्टलैंड में ईबीसी और ओबीसी वोट बैंक के बीच अपनी पहुंच को बरकरार रखते हुए यूं कहें कि उसे और बढ़ाने की कोशिश करनी होगी और अपर कास्ट के बीच जो क्लास और कास्ट कंसिडरेशन है उस कंसिडरेशन को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करनी होगी, जो कोशिश 2004 में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने की थी और भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया था, फील गुड और इंडिया साइनिंग के फैक्टर को खत्म कर दिया था। रही बात SC ST वोटर्स की, तो SC ST वोटर्स नॉन SC सीटों पर निश्चित तौर पर महागठबंधन के साथ विपक्षी दलों के साथ बड़े हिस्से में के रूप में नजर आएंगे, जैसा पिछली बार भी नजर आ रहे थे। लेकिन बात यदि रिजर्व सीटों पर आकर के सिमटती है तो रिजर्व सीटों पर विपक्षी दलों के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि यही रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला आज की तारीख में बची हुई दिखाई देती है। तो आने वाले समय में विपक्ष किस प्रकार की सियासत करता है, नीतीश कुमार के चेहरे पर किस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग होती है, उस सोशल इंजीनियरिंग में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने की कोशिश होती है, और इन सब से बढ़कर उस सोशल इंजीनियरिंग का कंपोजिशन क्या इस प्रकार का ऐसा होता है जिसमें क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, सब के सब उस सोशल इंजीनियरिंग के साथ 2004 वाले फॉर्मूले में फिट होते नजर आते हैं या नहीं, इसके ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यही वो सोशल इंजीनियरिंग है, यही वो कास्ट कंसिडरेशन है, यही वो क्लास कंसिडरेशन है, यही वो यूथ की नाराजगी है, युवा वर्ग की नाराजगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। चिंता का सबब इसलिए भी है, इसे आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर 50% हिंदुओं को भी यूनाइट कर पाने की स्थिति में नहीं होती है, हिंदुत्व के नारे के दौर में 50% हिंदू भारतीय जनता पार्टी यूनाइट करने की स्थिति में नहीं होती है, तो कास्ट सेंसस के आने के बाद, जाति जनगणना के एक राज्य में आंकड़े आने के बाद और पूरे देश में इस मांग के जोर पकड़ने के बाद ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के 37.7% टोटल वोट और हिंदुओं के बीच के वोटों की बात करें तो 45 से 48% के टोटल वोट से वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि उसके काफी नीचे आने की संभावना है। और विपक्षी दल कास्ट सेंसस के अपने फॉर्मूले को कितना भुना पाते हैं और उस भुनाने के दौर में अपर कास्ट और SC ST के वोटों को OBC के साथ किस प्रकार से कैंडिडेट्स के माध्यम से, सोशल कॉम्बिनेशन के माध्यम से अपने पक्ष में कर पाते हैं, इसके लिए जो एक सबसे जरूरी तथ्य होगा वो ये होगा कि कैंडिडेट का ऐलान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को देखने के बाद करें। सभी दल ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दल करता है। सभी दलों के पास 2-3 नामों का पैनल चुनाव के 6 महीने पहले तैयार हो जाता है हर सीट के लिए। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अक्सर गलती कर देते हैं कि उस नाम का ऐलान
वो बीजेपी के कैंडिडेट के अनाउंस होने के पहले कर देते हैं, जबकि जरूरत होती है उसे बाद में अनाउंस करने की। उसके सामाजिक समीकरण के अकॉर्डिंग कैसा कैंडिडेट दिया जाता है, जैसा कि अखिलेश यादव ने पिछली बार बलिया लोकसभा सीट पर किया था, बिल्कुल अंतिम समय में किया था। क्योंकि ये विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव है, जहाँ की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, ये सब एक साथ जुड़कर एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं जिस समुच्चय के सहारे लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को मात देने की कोशिश होती है। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व बनाम विपक्ष की, और यूं कहें कि कांग्रेस समेत सभी क्षेत्रीय पार्टियों का जो विपक्ष है, उस विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग कहां तक काम करती है। ये लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की ज़्यादा है, और वो मंडल 90 वाला मंडल नहीं है जिसमें सिर्फ ओबीसी की बात थी। इस मंडल का जो पारिभाषिक दायरा है वो किसी समुदाय विशेष के या किसी परिभाषा से आगे जाकर अब उस मंडल के दायरे का विस्तार खुद नरेंद्र मोदी ने गरीब सवर्णों तक कर दिया है। उस मंडलवादी मानसिकता का विस्तार पिछले 8 साल की घटनाओं ने दलितों और आदिवासियों तक भी कर दिया है। लिहाजा अब इस मंडल को किसी खास दायरे में देखना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, किस प्रकार से 2019-24 की बिसात बिछती है, और उस बिसात में कौन कौन से चेहरे प्रमुखता से सामने आते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के सहारे तो पूरी सियासत होनी है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासी नस कहाँ पे है, और उस सियासी नस को विपक्षी दल किस प्रकार दबाएंगे, ये देखने की बात होगी। और देखने की बात इसलिए भी होगी क्योंकि मौजूदा दौर में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है सियासत में, देश की सियासत में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अकेले पूरे देश में मुकाबला कर सके। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर एक बार कुछ और ज़्यादा ताज़ा तरीन खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।